अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सलीम्स लेक्चर। आज बात करेंगे हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को कवर कर लिया और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से सुन सकते हैं। लेकिन जो पिछले कुछ लेक्चर्स हैं और उसमें जो हमने डिस्कशन की प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के बारे में, थोड़ी सी उसके बारे में बात करूँगी। यहाँ हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बहुत ज़्यादा सिंपल स्ट्रक्चर होता है। लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इसमें होते हैं, जिसकी एग्जाम्पल इंसुलिन है। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आ रहा होता है, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अल्फा हेलिक्स कॉमन एग्जाम्पल है। एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये एग्जाम्पल है टर्शियरी स्ट्रक्चर की। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी कहा था प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में और प्रोटीन्स में कि जो हमारे पास न्यू स्ट्रक्चर आ रहा होता है, एक्चुअली वो कंटेन कर रहा होता है प्रीवियस स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ये पोजेस करता है एक तरह से टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है, वो उसके पास मौजूद है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो आपको थोड़ी सी कॉइलिंग दिखाई दे रही है, बेंडिंग दिखाई दे रही है, थोड़ा कॉम्पैक्ट सा भी है। तो वही सारी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ इस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। एक्चुअली वो होती एक पॉलीपेप्टाइड चेन ही है और उसी में कॉइलिंग होती है, टर्निंग होती है, बेंडिंग होती है, तो एक न्यू स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, एक न्यू स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती हैं। अब वो जो दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो सिमिलर भी हो सकती हैं, यानी आइडेंटिकल भी हो सकती हैं, और नॉन आइडेंटिकल भी हो सकती हैं। ये चेन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में कंबाइंड हो जाती हैं। अब ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है एक पॉलीपेप्टाइड चेन और ये है दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन। ये दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन जब आपस में कंबाइंड होगी तो कोई ना कोई बॉन्डिंग, कोई ना कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा जिसके रिजल्ट में ये दोनों चेन्स आपस में कंबाइंड हुई हैं। तो वो कौन से इंट्रैक्शन होते हैं, वो कौन सी केमिकल बॉन्डिंग्स होती हैं, एक्चुअली वो कोवलेंट एंड नॉन कोवलेंट दोनों तरह के बॉन्ड्स पार्टिसिपेट करते हैं। एंड देन हमारे पास आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है ये स्ट्रक्चर्स में, तमाम स्ट्रक्चर्स में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की होती है। ओवरऑल अगर हम इसे देखें तो ये एक ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने कहा था कि कुछ इंट्रैक्शन होते हैं कोवलेंट, नॉन कोवलेंट, जिनके रिजल्ट में ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में कंबाइंड होती है। वो कौन कौन से इंट्रैक्शन है जो नॉन कोवलेंट के अंदर काउंट होते हैं। कोवलेंट से तो आपको पता चल गया है, प्रीवियस लेक्चर में भी कोवलेंट बॉन्ड को काफ़ी डिफाइन किया है। नॉन कोवलेंट में कौन आ जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आयोनिक बॉन्डिंग है, इसके अलावा हाइड्रोफोबिक इफेक्ट है। ये तमाम वही बॉन्ड है जो पिछले टर्शियरी स्ट्रक्चर में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे उसकी फॉर्मेशन के लिए, और यहाँ इस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को भी स्टेबिलिटी यही इंटरेक्शंस, यही बॉन्ड प्रोवाइड करेंगे। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ मैं स्टूडेंट्स का। पॉलीपेप्टाइड चेन में कंफ्यूज हो जाते हैं, सब यूनिट में कंफ्यूज हो जाते हैं, मोनोमर डायमर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ मैं उनका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगी क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट ले रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स का क्लियर करना। देखिए, अगर आपके पास ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, तो आपको इसका तो नाम मालूम है कि मैं इसे पॉलीपेप्टाइड चेन कह रही हूँ। अब यू नो दिस, मैं इसको एक सब यूनिट भी कह सकती हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास दो हैं तो मैं सब यूनिट्स कहूँगी, फिर मैं एस लगा दूंगी, ठीक है। देयर आर टू सब यूनिट्स। एक है तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन, दो है तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है। अब लेट सपोज मेरे पास यहाँ तीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो गई हैं, मैं इन तीनों को ना मोनोमर्स भी कह दूंगी। किसका मोनोमर्स है, यानी किसके यूनिट्स हैं ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के यूनिट है, यानी ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर अभी बनाएंगे प्रोटीन का, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। सब यूनिट्स भी उसी को कह रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन भी उसी को कह रहे हैं, मोनोमर्स भी हैं उसी प्रोटीन के जो बनने जा रही है। अब डायमर क्या होता है, देखिए, एक है, अभी आपने पढ़ा था ना, एक है तो मोनोमर, यहाँ तीन थे तो मैंने मोनोमर्स लिख दिया। अब ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि प्रोटीन बनाने जा रहा है। कौन सी प्रोटीन बनाने जा रहा है, वो वाली प्रोटीन जिसके पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। इसकी एग्जांपल क्या है, हीमोग्लोबिन। लेट सपोज यहाँ हीमोग्लोबिन बनने जा रहा है, ठीक है, वो एक प्रोटीन है। तो अब एक है तो मैं इसे मोनोमर कह दूंगी। अगर ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन कंबाइंड हो गई इस दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ, तो फोकस करिए कि दो पॉलीपेप्टाइड चेन या दो सब यूनिट या ये दो मोनोमर, एक मोनोमर ये है और दूसरा मोनोमर ये है, ये दो मोनोमर्स
जब आपस में कंबाइंड होंगे तो दो के कंबाइंड होने से जो एक सिंगल स्ट्रक्चर बनेगा, दिस इज नोन एज डायमर। यू नो दैट डायर यूज फॉर टू, कि दो यूनिट्स आपस में कंबाइंड हो गए तो एक डायमर बन गया। जैसे यहाँ पे आपको 4 पॉलीपेप्टाइड चेन दिखाई दे रही है। ये एक अल्फा चेन है नंबर 1, ये रही दूसरी अल्फा चेन नंबर 2, और ये बीटा चेन है नंबर 3, और ये चौथी चेन है, ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन है नंबर 4। अब मैं इसे सब यूनिट भी कह सकती हूँ, मैं इसे पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी कह सकती हूँ। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है अगर ये एक इंडिविजुअल है तो ये एक मोनोमर है, और ये दो मोनोमर या दो पॉलीपेप्टाइड चेन या दो सब यूनिट कंबाइंड हो गए तो ये बन गया एक डायमर। ठीक है, ये एक डायमर बन गया। क्यों एक डायमर कह रही हूँ? क्योंकि आपको मालूम है कि जब दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स कंबाइंड हो जाएंगी तो इन दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के कंबाइंड होने से एक सिंगल डायमर बनेगा। तो एक डायमर ये है और एक डायमर ये रहा। कौन सा है? ये पॉलीपेप्टाइड चेन और ये वाली पॉलीपेप्टाइड चेन दोनों आपस में कंबाइंड हो गई तो एक डायमर ये रहा। अब अगर 3 पॉलीपेप्टाइड चेन कंबाइंड हो जाए तो आप उसे क्या कहोगे? ट्राइमर। ट्राई यूज फॉर 3। और अगर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन कंबाइंड हो जाएं तो आप क्या कहोगे इसे? आप कहोगे टेट्रामर। टेट्रा वी यूज फॉर 4। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो यहाँ पे है कितने सब यूनिट से मिलके बना है और कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बना है? आप कह सकते हैं देयर आर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ठीक है, 1 2 3 4, ये चारों चेन्स हैं। अब अगर थोड़ा सा क्रॉस करके क्वेश्चन हो जाए कि कितने डायमर होते हैं हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में, तो आप कहेंगे देयर आर 2 डायमर, क्योंकि आपको मालूम है कि एक डायमर दो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनता है। तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसका मतलब 2 डायमर होंगे। अगर आपने डायमर नहीं बोलना या 2 डायमर नहीं बोलने या 4 पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बोलनी तो आप सिंपल बोल दीजिए टेट्रामर। टेट्रामर से पता चल जाएगा कि यहाँ पे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। एग्जाम्पल क्या है? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कौन कौन सी प्रोटीन पोजेस करती है? हीमोग्लोबिन इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल है। इसके अलावा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम भी कॉमनली यूज किया जाता है एज एग्जाम्पल ऑफ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का काम क्या है? हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल है, वो प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करती है, सप्लाई करती है किसकी? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की। इट्स सप्लाई ऑक्सीजन टू द ऑल पार्ट ऑफ बॉडी और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप करके उसको लंग्स तक ले आती है। ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन ये दोनों काम हो रहे होते हैं। वो एक अलग चैप्टर है, जब हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इसको डिस्कस डिटेल में किया जाएगा। आप नोटिस करिएगा इसके स्ट्रक्चर को देखिएगा कि हर पॉलीपेप्टाइड चेन के पास एक स्पेशल ग्रुप अटैच है जिसको हम कहते हैं हीम ग्रुप। एक हीम ग्रुप ये रहा, मैंने सर्कल किया गया, और इस पॉलीपेप्टाइड चेन के पास जो हीम ग्रुप है वो ये रहा। अगेन दिस इज हीम ग्रुप एंड यहाँ पे भी एक हीम ग्रुप है। इस हीम ग्रुप के पास क्या है? ये आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप है और ये ऑक्सीजन को बाइंड करता है। ऑक्सीजन यहीं पे जाके अटैच होता है ऑक्सीजन एटम एंड देन फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है टू द ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसको जो स्टेबिलिटी मिलती है वो इन्हीं इंट्रैक्शन से मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।